इस एग्ज़ाम में भी आपके इकोनॉमिक्स पूछे जाते हैं, वो उस एग्ज़ाम के लिए आपके ये लेक्चर्स बहुत बेनिफिट्स होंगे। जैसा कि आपने मेरे पिछले कुछ वीडियोस में देखा होगा, मैंने थ्योरी वाइज लेक्चर्स बनाए थे, लेकिन आपके बहुत डिमांड थी कि मैं एमसीक्यू करा दूं क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स हैं। तो ये है, जैसे कि मैंने फर्स्ट चैप्टर का एमसीक्यू करा दिया है, ये है हमारा 2 और 3 चैप्टर्स का एमसीक्यू। ठीक है, सेकेंड एंड थर्ड का हमारा एमसीक्यू है। इसमें हम आइए पहला एमसीक्यू देखते हैं क्या है। डैश इज डिफाइंड एज द सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड बाय अ कंज्यूमर फॉर द कंजप्शन ऑफ गुड्स। ठीक है, इसमें बोल रहा है क्या हम लोग, ऐसा होता है कि जब हम लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं कोई भी गुड्स को कंज्यूम करके, तो इसका आंसर होगा यूटिलिटी। हम लोग उसको बोलते हैं यूटिलिटी। यूटिलिटी इज डिफाइंड एज अ सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड बाई द। ठीक है, जब भी हम कोई प्रोडक्ट्स को यूज़ करने के बाद उससे सेटिस्फाई हो जाते हैं तो हम लोग बोलते हैं यूटिलिटी। ठीक है, यूटिलिटी ऑफ डिमांड या यूटिलिटी ऑफ कंजप्शन। ठीक है, हम उससे सेटिस्फाई हो गए तो उसको हम लोग बोलते हैं यूटिलिटी, मतलब हमें एक शांति मिल जाती है। ठीक है, यूटिलिटी डिराइव, हमें एक यूटिलिटी आ जाती है। ठीक है, हमारे अंदर। तो इसका सही आंसर होगा यूटिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा डैश इज एन इकोनॉमिक एजेंट हु कंज्यूम फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज टू फुलफिल हिज बेसिक नीड्स। कौन ऐसे इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं, कौन ऐसे लोग होते हैं जो कि गुड्स को क्या करते हैं, फाइनली कंज्यूम करते हैं, मतलब फाइनली यूज़ करते हैं अपने नीड्स को पूरा करने के लिए। ठीक है, जैसे मैंने दही ली तो मैंने दही खा ली क्योंकि आज मुझे दही खाने का मन कर रहा था, तो मैं क्या हो गई, कंज्यूमर हो गई। ठीक है, तो कंज्यूमर वो इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं। ठीक है, जो अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए उस गुड्स को फाइनली कंज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा हमारा कंज्यूमर। डैश रिफर्स टू अ सेट ऑफ इंडिफरेंस कर्व प्लेस टुगेदर इन अ डायग्राम। ठीक है, मतलब हम लोग कहाँ पे इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं, मतलब दोनों को साथ में क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। ठीक है, इंडिफरेंस मैप पे, हम इंडिफरेंस मैप पे क्या करते हैं, इंडिफरेंस जो कर्व होता है उसको, उसके डायग्राम को क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर होगा इंडिफरेंस मैप। When the income effect of commodity is negative, इट इज़ कॉल्ड डैश गुड्स। ठीक है, जब इनकम इफेक्ट का कॉमोडिटी पे क्या हो, निगेटिव इफेक्ट पड़े। ठीक है, कि मतलब अगर इनकम बढ़ रही है तो उस डिमांड, उस प्रोडक्ट्स की डिमांड क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। तो ऐसा तो हमेशा हमेशा इन्फीरियर गुड्स के ही केस में होता है। जैसे ठीक है, हमने अपने लेक्चर्स में पढ़ा भी था, अगर हम 10 से 12 हज़ार कमाने लग रहे हैं तो जो इन्फीरियर गुड्स होंगे, जो थोड़े कम लेवल के गुड्स होंगे, हम उनका कंजप्शन कम कर देंगे तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, तो इन्फीरियर गुड्स पे हमेशा इनकम का निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अगर हमारी इनकम कम होगी तो हम इन्फीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हमारा होगा इन्फीरियर गुड्स। ठीक है, when the income effects of a commodity is positive and price effect is negative, it is called dash goods। ठीक है, जब इनकम का इफेक्ट उस पर पॉजिटिव पड़े और प्राइस का इफेक्ट उस पर निगेटिव पड़े तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल गुड्स। ठीक है, किस केस में, अगर हमारी इनकम बढ़ रही है तो हम नॉर्मल गुड्स के जो कंजप्शन है, ठीक है, नॉर्मल गुड्स जैसे हम अच्छे कपड़े पहनना, ये सब थोड़े बढ़ा देते हैं। ठीक है, यूजेस चीज़ें बढ़ा देते हैं अगर इनकम बढ़ी, और जैसे ही नॉर्मल गुड्स के प्राइस बढ़ेंगे तो हम उसका क्या करेंगे, डिमांड कम कर देंगे। ठीक है, तो प्राइस पे उसका निगेटिव असर पड़ रहा है लेकिन इनकम पे उसका क्या हो रहा है, पॉजिटिव असर पड़ रहा है। इसलिए क्या होता है, ये किस गुड्स के केस में होता है, ये नॉर्मल गुड्स के केसेस में होता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे क्या है, नॉर्मल गुड्स। ठीक है, यहाँ पे हमारा आंसर होगा नॉर्मल गुड्स। ओके, फिर है हमारा व्हेन द स्लोप ऑफ अ डिमांड कर्व इज जीरो। When the slope of the demand curve is zero, its elasticity of demand is, जब हमारा क्या होता है, डिमांड कर्व का स्लोप हमारा जीरो होता है। ठीक है, तो उसकी इलास्टिसिटी क्या होती है, जब हमारा डिमांड कर्व का स्लोप, मतलब जहाँ पे वो स्लोप है वो जीरो पे अगर शो कर रहा है तो वो इनफाइनाइट होता है। ठीक है, उसकी इलास्टिसिटी क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। जैसे कि हमने अपने लेक्चर्स में पढ़ा था कि डिमांड की इलास्टिसिटी क्या होती है, जीरो से लेके इनफाइनाइट तक होती है। ठीक है, तो जब उसका डिमांड कर्व जीरो पे होता है तो उसकी इलास्टिसिटी हम लोग क्या बोलते हैं कि इनफाइनाइट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज जीरो, द कंज्यूमर विल कंज्यूम टिल मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स। ठीक है, प्राइस अगर किसी भी कमोडिटी की ज़ीरो है तो कंज्यूमर उसको कब तक कंज्यूम करेगा। ठीक है, मार्जिन डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो हमने पढ़ा था, यहाँ पे उसी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो जब तक उसकी यूटिलिटी, मतलब उसकी सेटिस्फैक्शन जीरो ना हो जाए, ठीक है, तब तक वो उसको कंज्यूम करेगा। ठीक है, एक बिस्किट्स का पैकेट है, अगर बिस्किट के
बिस्किट फ्री में बट रहे हैं, तो हम उस बिस्किट के पैकेट को तब तक खाएंगे जब तक हम उसके क्या हो जाएंगे, सेटिस्फाइड नहीं हो जाएंगे, जब तक हम उससे बोर नहीं हो जाएंगे, जब तक वो अब मेरे लिए कोई मैटर नहीं करेगा, मेरा पेट इतना भर गया कि अब मुझे कोई फ्री में क्या 10-20 पैकेट रख के भी चला जाए तब भी हम नहीं खाएंगे, ठीक है। जब तक हमारा सेटिस्फैक्शन, यूटिलिटी हमारी ज़ीरो ना हो जाए तब तक हम क्या करेंगे, उसको कंज्यूम करते रहेंगे। इसलिए यहाँ पे हमारा आंसर होगा 0, ठीक है। Dash is a table which shows the quantity demanded of a commodity at various prices, ठीक है। Dash is a table which shows the quantity demanded of a commodity at various prices, ठीक है। तो हम ऐसा कौन सा टेबल होता है जिसमें अलग अलग प्राइजेस पे अलग अलग क्वांटिटी डिमांडेड को शो करते हैं। तो जैसा हमारा डिमांड शेड्यूल होता है हम उस पर दिखाते हैं, ठीक है। अलग अलग प्राइस हुआ, अलग अलग प्राइस पे अलग अलग डिमांड कैसा है, तो हम उसका एक शेड्यूल टेबल बनाते हैं, उस पर ही हम लोग क्या दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा डिमांड शेड्यूल। डैश इज द एडिशन to the total utility as consumption is increased by 1 more unit of a commodity, ठीक है। मतलब इसमें बोल रहा है कि इसमें जब हम टोटल यूटिलिटी कंज्यूम करते हैं किसी चीज़ की, तो हर एक लेवल के बाद, हर एक कंजप्शन लेवल के बाद हमारी यूटिलिटी क्या हो जाती है, कम होने लगती है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब एक बिस्किट हमने खा लिया, अब एक बिस्किट पे हमें जो सेटिस्फेक्शन मिला, क्या दूसरे पैकेट ऑफ बिस्किट पे हमें वही सेटिस्फेक्शन मिलेगा? तो जब हम एक एडिशनल यूनिट, जब हम देखते हैं कि हमने एक और यूनिट जब उसको कंज्यूम किया तो हमें क्या सेटिस्फेक्शन मिला, तो उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो जब भी एडिशनल यूनिट की बात आएगी हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी को ही क्या करेंगे, टिक करेंगे, ओके। फिर है हमारा एन इनडिफरेंट कर्व इज डैश टू द ओरिजिन। जो इनडिफरेंस कर्व होता है वो ओरिजिन से कैसा होता है, कॉनकेव टाइप का होता है, ठीक है। कॉन्वेक्स और कॉनकेव होता है, तो ये हमारा कॉनकेव टाइप का होता है, ठीक है। आप कॉनकेव का डायग्राम अपनी बुक में देख सकते हो। लेकिन कब होता है, जब इनडिफरेंस कर्व अपने ओरिजिन पे होता है, ठीक है। कॉनकेव टू द ओरिजिन, वो ओरिजिन से कॉनकेव होता है, ठीक है। A consumer get maximum satisfaction when the utility he gets from last unit is dash to utility he gives up in the terms of money, ठीक है, इक्वल। मतलब इसमें बोल रहा है हमने जितने पैसे दिए हैं हमें उतना ही सेटिस्फेक्शन कब मिलता है, जब हम उसकी लास्ट यूनिट कंज्यूम करते हैं, जब हम एकदम सेटिस्फाई हो जाते हैं। तो जो हमारा लास्ट यूनिट होगा और जितने हमने पैसे दिए होंगे, तब उस स्टेज पे जाके क्या हो जाता है, दोनों इक्वल हो जाता है, क्योंकि हमने जितने पैसे दिए थे हम उससे क्या हो गए हैं, बिल्कुल सेटिस्फाई हो गए, हमने उसका लास्ट यूनिट तक कंज्यूम कर लिया, अब हम और कंज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो होता है कि इक्वल हो जाता है उस स्टेज पे, ठीक है। A consumer demands more quantity of a commodity when price decreases because it has become more than price, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी। कंज्यूमर क्या होता है, जब किसी भी कॉमोडिटी की क्या कर देता है, डिमांड ज़्यादा कर देता है। क्यों? कि अगर उसके प्राइसेस कम होते हैं तो वो उसकी डिमांड ज़्यादा कर देता है। क्यों? क्या चीज़ उस प्राइस से ज़्यादा होती है? क्योंकि उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है, उसकी सेटिस्फैक्शन होती है, यार हम 2 भी यूज़ कर सकते हैं, इसका इतना प्राइस कम है, हम 3 खाएंगे, हम 4 खाएंगे, ठीक है। बिस्किट के पैकेट 5 रुपये वाले 2 रुपये में होगा, नहीं 3-4 ले लो, हम तो खा लेंगे, हमें बहुत भूख लगी है, ठीक है। तो ये होता है क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, उसके प्राइस से भी ज़्यादा होती है, ठीक है। उस टाइम ज़्यादा हो जाती है कि नहीं यार, जब 5 में 1 खाते तो हम 5 में 3 खाएंगे, तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी होती है, जो उसकी कंजप्शन, हर एडिशनल यूनिट जो उसकी कंजप्शन पावर होती है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम लोग बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। डिमांड कर्व शिफ्ट डैश इन केस ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ बायर्स। डिमांड कर्व हमारा किस साइड शिफ्ट होता है, अगर हमारे बायर्स बढ़ जाते हैं, मतलब डिमांड बढ़ जाता है। तो हमने कल ही अपने पहले लेक्चर्स में पढ़ा था, ठीक है, हमने अपने पहले लेक्चर्स में पढ़ा था, अगर डिमांड बढ़ता है तो डिमांड कर्व क्या हो जाता है, राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, आगे की तरफ क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। वेट अ मिनट, मैं आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ। हमारा ये डिमांड कर्व है, ये हमारा पहले का स्लोप था, तो हमारा इस साइड क्या हो जाएगा, डिमांड कर्व इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारे बायर्स क्या हो गए, यहाँ पे बढ़ गए हैं, ठीक है। यहाँ पे लोग क्या है, एडिशनल यूनिट खरीद रहे हैं, तो हमारा डिमांड कर्व जो ये था, तो हमारा इस साइड डिमांड कर्व बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर है हमारा व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज डैश टोटल यूटिलिटी गेट्स डिमिनिशिंग,
ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है कि टोटल यूटिलिटी जो हमारी होती है वो डिक्लाइन करना शुरू कर देती है। तो जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव में होती है, ठीक है, जब हमें कोई चीज़ पसंद ही नहीं आ रही, जब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, निगेटिव हो जाती है कि अब हम नहीं खा सकते, हमने 5 पैकेट खा लिए, 6वीं यूनिट पे अगर वो तुम हमें दोगे तो हमें वो चीज़ बोरिंग लगेगी, बेकार लगेगी, मेरा उस पर क्या हो जाएगा, जो हम उस पर रिव्यू दे रहे थे वो गलत आने लगा, निगेटिव। जब मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव होती है तो टोटल यूटिलिटी जो होती है, मतलब उसका जो टोटल कंजप्शन होता है वो कम होने लगता है, ठीक है। अगर हमने 4 सेट कपड़े खरीद लिए तो अब हम 4 सेट पहनेंगे एक महीने, तो एक महीने में जो उसकी टोटल यूटिलिटी होगी, टोटल उसकी बिक्री होगी, वो कम होने लगी, क्योंकि लोग ने पहले ही मैक्सिमम खरीद लिया है, ठीक है, वो उससे सेटिस्फाइड हो गए हैं, अब उनको नहीं खरीदना है। इनकम इफेक्ट ऑफ इन्फीरियर गुड इज़ पॉजिटिव। क्या इनकम इफेक्ट जो होता है वो इन्फीरियर गुड्स पे पॉजिटिव पड़ता है? ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। नहीं, इसका आंसर होगा फॉल्स। क्यों फॉल्स होगा? क्योंकि जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हम इन्फीरियर गुड्स के दाम घटा देते हैं, तो ये निगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है उस पर, ठीक है, ये निगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, इसलिए इसका आंसर होगा फॉल्स। Because when income increases, demand for inferior goods decreases. There is an inverse relationship between income and inferior goods. ठीक है, क्योंकि ऑफकोर्स सी बात है, जब हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम अच्छी गुड्स यूज़ करेंगे, इन्फीरियर गुड्स के जो डिमांड है वो हम कम कर देंगे, इसलिए जो इन्फीरियर गुड्स और इनकम का रिलेशन होता है वो इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है, मतलब उल्टा रिलेशनशिप होता है। Which of the following can be referred to as a point of satisfy होगा यहाँ पे, ठीक है। कौन से पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कि ये पॉइंट ऑफ सेटिस्फैक्शन है? मार्जिनल यूटिलिटी इज निगेटिव, मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो, टोटल यूटिलिटी इज राइजिंग, टोटल यूटिलिटी इज फॉलिंग। तो जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है, जो हमारी सेटिस्फैक्शन है, जब जीरो हो जाती है, ठीक है, मतलब हम पूरी तरीके से क्या होगा, जितना पैसा दिया था हमने उतना खा लिया, उससे ज़्यादा हमें नहीं खाना है, अगर उससे ज़्यादा खाएंगे तो वो निगेटिव हो जाएगा, टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी, ठीक है। जब हमारी ज़ीरो, हमने जितना पैसा दिया उतना सेटिस्फैक्शन हमें मिल गया, तो उस स्टेज को हम लोग बोलते हैं सेटिस्फाइंग स्टेज, ठीक है। यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो। हितेश बाय पिज़्ज़ा एंड कोक. The marginal utility of last piece of pizza is 80 utils and of last sip of coke is 40 utils. The price of pizza is 40 and that of the coke is rupees 20. This means that Hitesh is buying. ठीक है, मतलब इसमें बोल रहा है जो लास्ट पीस ऑफ पिज़्ज़ा बचा था उसकी सेटिस्फैक्शन पावर 80 यूटिल्स थी, और कोक की लास्ट की सिप की सेटिस्फैक्शन पावर 40 यूटिल्स थी। उसने पिज़्ज़ा 40 रुपये का खरीदा था और जो उसने कोक था वो 20 रुपये का खरीदा था, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है आपको मोर पिज़्ज़ा एंड लेस कोक, मोर कोक एंड लेस पिज़्ज़ा, बोथ एट ऑप्टिमम लेवल, सेम क्वांटिटी ऑफ बोथ। क्या मतलब पिज़्ज़ा का सेटिस्फेक्शन ज़्यादा था, कोक का कम था, या कोक का ज़्यादा था, पिज़्ज़ा का कम था, या दोनों का सेम लेवल था, या सेम क्वांटिटी ऑफ बोथ, या दोनों की क्वांटिटी सेम थी, ठीक है। दोनों एक अपने ऑप्टिमम लेवल पे थे, ठीक है, क्योंकि दोनों का अलग अलग, मतलब वो पीसेज में मिलते हैं, वो लिक्विड में मिलता है, तो दोनों का लेवल एक अपना ऑप्टिमम लेवल था, ठीक है। यहाँ पे होगा हमारा सॉल्यूशन बोथ एट ऑप्टिमल लेवल, ओके। What happens to mu when tu is maximum and constant? ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी, यहाँ पे mu एंड tu का मतलब है। तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, ठीक है, जब टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो या कांस्टेंट हो, या अपने एकदम हाईएस्ट पीक पे हो, या तो वो कांस्टेंट हो, बदल नहीं रही हो, तो mu बिकम्स जीरो हो जाता है, mu बिकम्स निगेटिव, mu डिक्लाइंस, mu रिमेन्स सेम, ठीक है। mu हमारा ज़ीरो हो जाता है, जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो ज़ीरो होती है, हमारी सेटिस्फैक्शन पूरी हो चुकी है, ठीक है। अब उसको वो भी पूरा ख़त्म हो चुका है, ठीक है, मतलब 5 था, 5 का पैसा हमने दिया था, 5 का सेटिस्फैक्शन हमने ले लिया। अब अगर वो कांस्टेंट अब वो नहीं बदल रही, तो हमारा जो यूटिलिटी है वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो ही है, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी जो है हमारी ज़ीरो, हम पूरा सेटिस्फाई हो गए हैं, ठीक है। अब उससे ज़्यादा खाएंगे तो निगेटिव जाएगा वो चीज़ है, ठीक है। सॉल्यूशन है यहाँ पे mu बिकम्स जीरो के। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, while eating cake, the satisfaction derived from the second slice of it consumed is,
ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है अगर आप केक खा रहे हो, आपको 2 स्लाइस दिए गए थे, तो आपने जो पहला स्लाइस खाया उससे क्या सेटिस्फेक्शन हुआ और जो दूसरा स्लाइस खाया उससे क्या सेटिस्फेक्शन हुआ। तो यहाँ पे आपको स्टेटमेंट दिया गया है, आपको उसमें से चूज़ करना है, ठीक है। ग्रेटर देन द कंजप्शन ऑफ द फर्स्ट स्लाइस, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, फर्स्ट स्लाइस से ज़्यादा तो हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। जो चीज़ें हम पहली बार खाते हैं उससे हमें हमेशा ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है। लेस देन द कंजप्शन ऑफ फर्स्ट स्लाइस, ठीक है, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। जितना सेटिस्फेक्शन हमें पहले स्लाइस से मिला था उतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हमें दूसरे स्लाइस से नहीं मिलेगा, क्यों, ठीक है। नॉट कंपेरेबल टू दैट फ्रॉम द फर्स्ट, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। अरे हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है, हम उसको पहली बार खाएंगे तो वो हमें ज़्यादा सेटिस्फाई करेगा, उसी को हम रिपीटेटिवली मोड पे खाने लगेंगे तो वो चीज़ें हमें निगेटिव इफेक्ट करने लगेंगी, ठीक है। इक्वल टू दैट फ्रॉम द फर्स्ट, इक्वल भी कभी नहीं हो सकता, ठीक है। सॉल्यूशन इसका क्या है, लेस देन द कंजप्शन ऑफ फर्स्ट स्लाइड, ठीक है, फर्स्ट स्लाइड से कम ही सेटिस्फाई वो करेगा। द स्लोप ऑफ इनडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू, जो इनडिफरेंस कर्व का स्लोप होता है वो कब इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, मार्जिनल यूटिलिटी के, या मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस के, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के, टोटल यूटिलिटीज। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि उसके सेम, मतलब उससे रिलेटिविलिटी कमोडिटी पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अगर वो 2 रुपये अपना प्राइस बढ़ा दिया कॉफ़ी, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 रुपये की डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। तो उसी के इक्वल हमेशा इंडिफरेंस कर्व चलता है, अपने सब्स्टिट्यूशन के इक्वल ही हमेशा क्या होता है, चलता है, ओके। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। A consumer consume only 2 goods. If the price of one of the good falls, the indifference curve. कंज्यूमर्स जो था वो दो, जो हमारे कस्टमर थे वो 2 गुड्स कंज्यूम करते थे, ठीक है, यूज़ करते थे। अगर एक का दाम कमा तो इनडिफरेंस कर्व कैसा होगा, शिफ्ट अपवर्ड, शिफ्ट डाउनवर्ड, कांट शिफ्ट बोथ अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, डज नॉट शिफ्ट, ठीक है। क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, या ऊपर नीचे, कैन शिफ्ट दोनों तरफ, ऊपर नीचे दोनों तरफ जाएगा, या नहीं शिफ्ट होगा, ठीक है। तो इसमें नहीं शिफ्ट होगा, क्यों, क्योंकि सिर्फ एक का प्राइस, एक गुड्स का प्राइस बढ़ा है, ठीक है, तो उसी के डिमांड पे असर पर, मतलब एक गुड्स का सिर्फ प्राइस बढ़ा है, यहाँ पे डिमांड किसी चीज़ का नहीं दिया है हमें, तो यहाँ पे जो कर्व होगा हमारा शिफ्ट नहीं होगा, ठीक है, डज नॉट शिफ्ट। If marginal rate of substitution is constant throughout, the indifference curve will be, अगर जो हमारा marginal rate of substitutions है वो अगर सेम है, ठीक है, constant है, उतना ही है, तो हमारा indifference curve कैसा होगा, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल जाएगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग कॉनकेव, डाउनवर्ड स्लोपिंग कॉन्वेक्स, ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन, ठीक है। हमारा जो, अगर हमारा जो कांस्टेंट है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो हमारा जो स्लोप होगा कुछ ऐसा होगा, देखो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, ठीक है, ऐसे होगा, लेकिन स्ट्रेट लाइन में होगा, कॉनकेव या कॉन्वेक्स नहीं होगा, ठीक है। हमारा ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा लेकिन स्ट्रेट लाइन में होगा, ठीक है। फिर है हमारा स्लोप ऑफ बजट लाइन, जो बजट लाइन का स्लोप होता है वो कैसा होता है, तो ये आपका फॉर्मूला है प्राइस ऑफ एक्स प्राइस ऑफ वाई अपॉन, ठीक है, तो ये इसका सही आंसर होता है प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई, ठीक है, इसको आप टिक कर सकते हो। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है पी एक्स इंटू पी वाई या पी वाई अपॉन पी एक्स, ये नहीं होता, प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई को ही हम लोग सही मानते हैं, ठीक है, यही हमारा सही आंसर होता है, ठीक है, ये हमारा सही आंसर होता है। आप इसको टिक कर सकते हो, यहाँ पे आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है, ये हमारा सही आंसर है, क्योंकि हम हमेशा लिखते हैं प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई, ठीक है। इससे आप लोग, यही तरीका होता है, अगर पी एक्स इंटू पी वाई करोगे तो ये गलत आंसर आएगा, हमेशा अपॉन में करोगे तो इसका आंसर हमारा सही होगा, ठीक है। फिर है हमारा डिमांड फॉर वाटर इज़ इनइलास्टिक बिकॉज, जो वाटर की डिमांड होती है वो बिल्कुल ही इनइलास्टिक होती है, उसके प्राइस पे चाहे जितना भी फ़र्क पड़ जाए उसके लोग जो डिमांड है वो करेंगे ही, ठीक है, क्यों, इट इज़ एन अबंडेंट, क्या वो अबंडेंट गुड है, इट इज़ अ नेसेसिटी गुड, इट्स यूजेस कैन बी पोस्टपोन, नन ऑफ द, क्या वो अबंडेंट गुड है, क्या वो नेसेसिटी एकदम ज़रूरत
की चीज़ें हैं, क्या हम इसके यूज़ को पोस्टपोन कर सकते हैं, चलो आज पानी नहीं पियेंगे कल पियेंगे, कि ये कुछ नहीं है। नहीं, इसका आंसर ये होगा कि ये हमारा क्या है, नेसेसिटी गुड है, ये हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं। ठीक है, पानी हमको दिन भर में पीना ही पीना है, चाहे वो जितने का भी हो। ठीक है, हम उसको पियेंगे ही पियेंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आंसर होगा इट इज़ नेसेसिटी गुड। ओके ओके, तो ये हमारी नेसेसिटी गुड है, इसलिए हम इसको कंज्यूम करते ही करते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा when demand for a good falls due to rise in its own price। जब डिमांड क्या हो जाए, गुड्स की कम हो जाए, उसी गुड्स की कम हो जाए, क्यों, क्योंकि उसी गुड्स के प्राइस बढ़े हों। व्हाट इज़ द चेंज इन डिमांड कॉल, तो उस टाइप के डिमांड के चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस टाइप के डिमांड के चेंज को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। पहला ऑप्शन आपका दिया है फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड, नहीं, इसको हम लोग नहीं बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, फॉल इन डिमांड, बोथ ए एंड बी, तो इसका सही आंसर होगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कि डिमांड में कमी आ गई हो ड्यू टू फॉल ऑफ इट्स प्राइस, ड्यू टू राइज इन प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ठीक है, होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, आप लोग ये ध्यान रखिएगा, जब उसी की प्राइस बढ़ती है तो उसी कमोडिटी का अगर डिमांड कम हो रहा है तो उस केस में हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। और फॉल इन क्वांटिटी डिमांड हम लोग किस में बोलते हैं, जब प्राइस सेम हो उस गुड्स की, लेकिन जो अदर फैक्टर्स या इनकम या पॉपुलेशन या क्लाइमेट चेंज उसमें इफेक्ट आया हो तो हम लोग फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड बोलते हैं। ठीक है, आप लोग ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ओके, नेक्स्ट है हमारा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, क्या क्वांटिटी डिमांडेड चेंज को ही हम लोग लॉ ऑफ डिमांड में बोलते हैं, एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड के एक्सप्लेनेशन में क्या जो डिमांड की क्वांटिटी चेंज होती है उसके बारे में बताया गया है, तो यस, ये बिल्कुल ही ट्रू है। इसके बारे में हमें लॉ ऑफ डिमांड में क्या किया गया है, क्लियर बताया गया है। ठीक है, कि इसमें क्या होता है कि डिमांड किस वजह से घटता है, जब हमारा प्राइस सेम हो, अदर चीज़ें चेंज हो, जब अदर चीज़ें सेम हो, जब प्राइस घटे या बढ़े तो डिमांड में क्यों चेंज आता है, ये हमारे लॉ ऑफ डिमांड में क्या किया गया है, क्लियर बताया गया है। ओके, यहाँ पे लिखा भी हुआ है बिकॉज डिमांड इंक्रीजेज बाय डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी देन लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, जब डिमांड इंक्रीज होती है, क्यों, क्योंकि उसकी जो प्राइस होती है वो डिक्रीज हो जाती है, यही होता है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, अगर उस कमोडिटी की प्राइस घट रही हो तो उस कमोडिटी का जो डिमांड है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर है हमारा क्वेश्चन निगेटिव एमयू डिनोट्स मोर सेटिस्फैक्शन। क्या जो मार्जिनल यूटिलिटी जब हमारी निगेटिव होने लगती है तो क्या वो ये शो करता है कि हमारा सेटिस्फैक्शन और ज़्यादा होने लगा है, नहीं, ये बिल्कुल ही गलत है। तो यहाँ पे होगा फॉल्स। क्यों फॉल्स होगा, क्योंकि हम जब ज़्यादा यूनिट, जैसे कि एक बिस्किट का पैकेट था, ठीक है, हमने इसके जो 4 पीसेज यूज़ किए, ठीक है, हमने क्या किया, 4 पीसेज में हमारा पेट एकदम भर गया, ठीक है, लेकिन हमें कोई ज़बरदस्ती एक पीस और दे रहा है तो यहाँ पे हमारा निगेटिव हो जाएगा, हम उससे बोर हो जाएंगे, हमें वो खाने का मन नहीं कर रहा लेकिन फिर भी हम खा रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो रहा है, सेटिस्फैक्शन ज़्यादा नहीं दिखा रहा है, सेटिस्फैक्शन ज़्यादा हमारी फर्स्ट यूनिट पे दिखाता है। ठीक है, ये हमारा सेटिस्फैक्शन 0 निगेटिव दिखा रहा है, 0 हमारा यहाँ पे होगा क्योंकि हम यहाँ पे एकदम सेटिस्फाइड है, मेरा पेट अब भर गया। अब हमें कोई खिलाएगा तो ये निगेटिव होगा और मोर सेटिस्फैक्शन हमारा पहले होगा। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट, बिकॉज व्हेन एमयू इज नेगेटिव देन सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ कंजप्शन डिक्रीजेस। ठीक है, जब एमयू नेगेटिव होता है तो जो हमारा कंजप्शन लेवल होता है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, हमने उस पर कम खाया है इसलिए हमारा जो अरे यार कोई दे देगा उसको तोड़ तोड़ के एक बिस्किट रात तक में खाएंगे, ठीक है, तो वो हमारा कंजप्शन लेवल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। हायर इंडिफरेंस कर्व इंडिकेट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जो इंडिफरेंस कर्व अगर ज़्यादा शो कर रहा है हमें तो वो हमारी सेटिस्फैक्शन को ज़्यादा दिखा रहा है, तो ये बिल्कुल ही सही आंसर है, बिकॉज हायर इंडिफरेंस कर्व शोज बंडल्स हैविंग मोर ऑफ वन कमोडिटी। ठीक है, क्योंकि अगर ज़्यादा डिफरेंस कर्व है तो वो हमें दिखा रहा है कि लोग एक कमोडिटी से ज़्यादा चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। ठीक है,
इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर शिफ्ट द डिमांड कर्व राइटवर्ड्स। ठीक है, जब कंज्यूमर्स बढ़ते हैं, ठीक है, तो वो हमारा डिमांड कर्व क्या हो जाता है, राइट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो ये बिल्कुल ही सही आंसर है हमारा। क्यों ये सही आंसर है, क्योंकि जब हमारा देखो ये हमारा डिमांड कर्व है, जब हमारा डिमांड बढ़ा तो ये क्या हो जाएगा, डिमांड हमारा यहाँ तक आ जाएगा, तो हमारा जो डिमांड शिफ्ट है वो राइट वर्ड क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो जब हमारे कंज्यूमर बढ़े मतलब हमारा डिमांड बढ़ा, और जब हमारा डिमांड बढ़ा तो हमारा जो कर्व है वो राइट वर्ड क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर बिल्कुल ही ट्रू है। बिकॉज डिमांड इंक्रीजेज ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स कर्व शिफ्ट्स राइटवर्ड। ठीक है, क्योंकि डिमांड इंक्रीज हुआ है चाहे उसके कोई भी अदर फैक्टर्स हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं शिफ्ट्स राइटवर्ड शिफ्ट। ठीक है, फिर हमारा व्हाट हैपन्स टू MU व्हेन TU इज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट। ठीक है, MU क्या होता है जब TU, जब टोटल मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, जब हमारा क्या होता है, मैक्स टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होता है, कि जब हमने क्या कर लिया, इसकी चौथी यूनिट तक क्या कर लिया, हमने यूज़ कर लिया, या चौथी यूनिट हमने यूज़ कर लिया, तो ये हम मैक्सिमम लेवल पे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेटिस्फैक्शन क्या होगा, यहाँ पे हमारा सेटिस्फैक्शन 0 होगा। हम इससे बहुत सेटिस्फाइड हुए थे, इससे थोड़ा कम सेटिस्फाई हुए हैं, इससे थोड़ा और कम सेटिस्फाई हुआ, अब यहाँ पे हम एकदम सेटिस्फाई हो गए, तो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी जो है यहाँ पे 0 हो चुका है। अब इससे ज़्यादा यूज़ करेंगे तो निगेटिव होगा, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम लेवल पे इसकी या कांस्टेंट जब वो रुक जाता है तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, 0 ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है MU इज 0। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने केक वाला कर लिया है, इसको हमें दोबारा देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हम देख लेते हैं। व्हाट कॉज राइटवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। क्यों जब हमारा जो कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट होता है, आगे की तरफ शिफ्ट होता है, तो क्यों होता है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं। फॉल इन प्राइस ऑफ गुड्स, अगर किसी भी गुड्स का प्राइस कम होता है इसलिए होता है। फॉल इन प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, क्या कोई उसके जो सब्सटीट्यूट गुड्स हैं जैसे चाय कॉफ़ी, तो कॉफ़ी का दाम जो घटा है इस वजह से वो शिफ्ट होगा। फॉल इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, बोथ B एंड C, जब डिमांड कर्व हमारा राइट शिफ्ट होता है तो जो उसके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के अगर दाम घटे हैं तो हमारा डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे कि हमारा ये डिमांड कर्व है, ठीक है, राइट वर्ड शिफ्ट हुआ है। ये राइट वर्ड क्यों शिफ्ट हुआ होगा, क्योंकि इसकी डिमांड बढ़ी होगी। तो डिमांड इसकी क्यों बढ़ेगी, जैसे ये कार है और ये पेट्रोल है, अगर हमने कार का दाम कम कर दिया, ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री पेट्रोल का ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स था, तो हमने कार का क्या कर दिया, प्राइस कम कर दिया, तो ऑटोमेटिकली लोग कार ज़्यादा खरीदेंगे, तो पेट्रोल की प्राइस, पेट्रोल का डिमांड बढ़ जाएगा, तो पेट्रोल का डिमांड हमारा राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो जब कॉम्प्लीमेंट्री के गुड्स के दाम घटते हैं तो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। ठीक है, इसका सॉल्यूशन है फॉल इन अ प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है, फिर है हमारा मार्केट डिमांड कर्व फॉर सोप इज गिवन एंड नोन टू अस। ठीक है, मार्केट डिमांड जो कर्व है सोप का, मार्केट डिमांड कर्व है जो हमारा सूप का वो हम जानते हैं। ठीक है, विद द ऑनसेट ऑफ कोल्ड वेदर प्राइस रिमेनिंग द सेम द कंज्यूमर वुड। ठीक है, जो कोल्ड वेदर होते हैं, ठंडे दिन में होते हैं, जो सूप के दाम क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट होते हैं। ठीक है, जो हम लोग जानते हैं। मूव टू अ हायर डिमांड कर्व, तो जब वो अगर ठंडी का दिन आएगा, जैसे 10 रुपये का पैकेट ठंडी का दिन आएगा, तो वो डिमांड कर्व क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, कैसे शिफ्ट करेगा। तो इसमें हमें पहला ऑप्शन दिया है मूव टू अ हायर डिमांड कर्व, मूव डाउनवर्ड अलोंग सेम डिमांड कर्व, मूव टू अ लोअर डिमांड कर्व, मूव अपवर्ड अलोंग द सेम डिमांड कर्व। तो हम लोग जानते हैं मूव हायर डिमांड कर्व। ठीक है, उसकी डिमांड बढ़ेगी तो वो हायर डिमांड कर्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका आंसर यहाँ पे दिया है मूव टू अ हायर डिमांड कर्व। ओके, फिर है हमारा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट। ठीक है, हम क्या लॉ ऑफ डिमांड जो हमारा फॉर्मूला है उसके थ्रू हम देखते हैं, बाकी सब चीज़ को कांस्टेंट रखिए। ठीक है, जो इनकम पॉपुलेशन क्लाइमेट चीज़ उन सब को कांस्टेंट रखते हुए यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दिया है, उसको आपको सही टेक करना है। देयर एग्जिस्ट निगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। With increase in price, there is a right shift in a demand curve. There exists positive relationship between quantity demanded and price of a commodity.
विथ इंक्रीज इन प्राइस देयर इज़ अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर अदर थिंग्स कांस्टेंट हैं, ठीक है, बाकी सब चीज़ों को, इनकम, पॉपुलेशन, क्लाइमेट चेंज, इन सब टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस को अगर हम कांस्टेंट रखते हैं तो प्राइस और डिमांड में हमेशा क्या होता है, निगेटिव रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वही दिया हुआ है, देयर एग्जिस्ट निगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस। अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड घटेगा, और अगर प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ेगा, ठीक है। हमेशा ये क्या होता है, निगेटिव रिलेशनशिप ही इसमें एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ आपको आपका सॉल्यूशन भी दिया है, देयर एग्जिस्ट निगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस ऑफ ए कॉमोडिटी, ठीक है। जो अगर कॉमोडिटी की प्राइस घटी तो उसका डिमांड बढ़ेगा, अदर चीज़ें हम नहीं देख रहे, उसकी इनकम क्या है, उसका टेस्ट क्या है, उसका ये सब हम कांस्टेंट रखे हुए, ठीक है। सिर्फ प्राइस और डिमांड में हमेशा नेगेटिव रिलेशनशिप चलता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अ राइज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर एक्स लीड्स टू अ फॉल इन डिमांड फॉर अ गुड ए बाय हिम, व्हाट इज़ द गुड ए कॉल्ड, ठीक है। इसमें बोल रहा है कंज्यूमर एक्स की अगर इनकम बढ़ी तो उसने जो गुड ए था उसका कंजप्शन कम कर दिया, ठीक है। एक्स की मतलब कोई भी, मान लो राम है, राम की इनकम बढ़ी तो उसने क्या कर दिया, गुड्स ए जो था उसका कंजप्शन कम कर दिया। तो वो गुड्स ए का टाइप पूछा कि वो गुड ए कौन से टाइप का गुड्स था, तो वो ऑफकोर्स सी बात है कॉम्प्लीमेंट्री गुड हो नहीं सकता, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हमेशा अपोजिट चलता है, सब्सटीट्यूट गुड्स हो नहीं सकता। वो गुड्स कौन सा होगा, इन्फीरियर गुड्स होगा, ऐसा गुड्स होगा जो हम क्या होते हैं कि मतलब हम सिर्फ नॉर्मल डेज में यूज़ कर लेते हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से उसको यूज़ कर लेते हैं। अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम इन नॉर्मल गुड्स को हटा के लग्जरी गुड्स यूज़ करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, इन्फीरियर गुड्स होते हैं। नॉर्मल गुड्स को हम लोग उसी तरह यूज़ करते हैं जैसे राइस, वीट, ये सब, उसके दाम बढ़े चाहे घटे हम उसको यूज़ करेंगे ही करेंगे, ठीक है। When income of a consumer falls, the impact on price demand curve of an inferior good is, ठीक है। जब कंज्यूमर की इनकम घटती है तो उसका प्राइस डिमांड कर्व इन्फीरियर गुड्स के डिमांड कर्व पे क्या असर पड़ता है, तो उसका ऑफकोर्स ही बात है, राइट शिफ्ट करता है, शिफ्ट लेफ्ट करता है, अपवर्ड मूवमेंट होता है या डाउनवर्ड मूवमेंट होता है, तो वो शिफ्ट राइट करता है, ठीक है। क्योंकि इनकम बढ़ी उसका डिमांड क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। इन्फीरियर गुड्स का डिमांड कम हो गया तो इसलिए क्या होता है, वो राइट वर्ड शिफ्ट होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर दिया है शिफ्ट इन राइट वर्ड, ठीक है। अगर उसकी इनकम बढ़ रही है तो क्या हो जाएगा, अगर उसकी इनकम बढ़ रही है तो डिमांड क्या हो जाएगा, उसका कम हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट वर्ड शिफ्ट होता है, ठीक है। अगर इनकम उसकी क्योंकि बढ़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर दिया है शिफ्ट टू द राइट। फिर है हमारा, इफ ड्यू द फॉल इन प्राइस ऑफ गुड एक्स डिमांड ऑफ गुड वाई राइजेस, द टू गुड्स आर, एक का दाम हमने क्या कर दिया, कम कर दिया, तो दूसरे का क्या हो गया, डिमांड बढ़ गया, ठीक है। जैसे हमने कार का दाम कम कर दिया, पेट्रोल का डिमांड बढ़ गया, तो वो कौन से गुड्स होते हैं, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि वो क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स नहीं होगा, कॉम्प्लीमेंट्री होगा, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं वो, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, जैसे टी एंड कॉफ़ी, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। पेन एंड रिफिल ले सकते हो। नॉट रिलेटेड तो हो ही नहीं सकता, कॉम्पिटिटिव गुड्स हो ही नहीं सकते, ठीक है। इसका आंसर होगा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ विल द डिमांड ऑफ शुगर चेंज इफ द प्राइस ऑफ टी राइजेस, तो शुगर की डिमांड में क्या असर आएगा जब हम क्या करेंगे, चाय पत्ती का दाम बढ़ा देंगे, ठीक है, चाय का दाम बढ़ा देंगे, टी राइजेस। डिक्रीज बिकॉज बोथ गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, शुगर का भी डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हम चाय में ही तो चीनी यूज़ करेंगे, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ चाय में यूज़ करेंगे, लेकिन वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, एक का अगर प्राइस कम करोगे तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर चाय लोग कम बनाना यूज़ करेगा तो शुगर की भी खपत कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या होता है, डिक्रीज बोथ द गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, डिक्रीज हो जाएगा, जो उसका डिमांड हो जाएगा वो कम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों गुड्स क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, ठीक है। इंक्रीज बिकॉज बोथ द गुड्स आर सब्स्टिट्यूट, ये रॉन्ग हो जाएगा। नॉट चेंज अनलेस द प्राइस ऑफ शुगर चेंजेस, ये भी गलत है। नॉन ऑफ द अबव, ये भी गलत है। हमारा सही आंसर है डिक्रीज बिकॉज बोथ द गुड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री, कम हो जाएगा शुगर का डिमांड, क्यों, क्योंकि दोनों जो गुड्स हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, ठीक है। फिर हमारा गुड एक्स एंड वाई
आर कॉम्प्लीमेंट्री वाइल गुड एक्स एंड जेड्स आर सब्सिट्यूट। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बनाती जाती हूँ। यहाँ पे एक्स, वेट अ मिनट, वो नहीं दिख रहा है ना, ऐसे मैं कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे x और y दो गुड्स दिए, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, और यहाँ पे x और z दो गुड दिए सब्स्टिट्यूट है, मतलब ये टी और कॉफ़ी वाला है, ये पेट्रोल और कार वाला है। ठीक है, वॉट विल हैपन टू गुड y एंड z, y और z के साथ क्या होगा इफ़ द प्राइस ऑफ गुड इंक्रीजेज। अगर हमने x की प्राइस बढ़ा दी तो ये y और z पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हमने अगर यहाँ प्राइस बढ़ाई है कॉम्प्लीमेंट्री के केस में तो इसका डिमांड घट जाएगा। ठीक है, लेकिन सब्स्टिट्यूट के केस में क्या हो जाएगा, जेड का डिमांड बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका डिमांड कॉम्प्लीमेंट्री के केस में इसका डिमांड बढ़ेगा, लेकिन सब्स्टिट्यूट के केस में इसका डिमांड बढ़ेगा, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री के केस में इसका डिमांड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो हम ऑप्शन उसी हिसाब से देख के टिक कर लेते हैं। द डिमांड ऑफ गुड वाई विल डिक्रीज, यहाँ सही हो रहा है, एंड जेड विल इंक्रीज, जेड का इंक्रीज हो रहा है, तो ये हमारा सही आंसर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गुड वाई का डिक्रीज हो गया और जेड का इंक्रीज हो गया। बाकी सब एक बार पढ़ लेते हैं। द डिमांड फॉर बोथ गुड्स वाई एंड जेड विल डिक्रीज, नहीं, इसका घटा है तो इसका बढ़ा है। द डिमांड फॉर बोथ गुड्स वाई एंड जेड विल इंक्रीज, नहीं, ये भी गलत है। द डिमांड फॉर गुड वाई विल इंक्रीज एंड फॉर जेड विल डिक्रीज, गलत है, जेड का बढ़ा है और वाई का कमा है, तो हमारा सही आंसर ये सब बाकी हमारा गलत आंसर है। ठीक है, यहाँ पे आंसर हमारा दिया है द डिमांड फॉर गुड वाई विल डिक्रीज एंड फॉर जेड विल इंक्रीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द प्राइस ऑफ गुड एक्स एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वाई, वेट अ मिनट। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, द प्राइस ऑफ गुड एक्स एंड द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ वाई bear a positive relationship between each other, what could be the reason behind that। ठीक है, इसमें बोल रहा है एक गुड एक्स है और एक गुड वाई है। ठीक है, अगर हम गुड एक्स का क्या कर, गुड एक्स और गुड वाई में क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन है। अगर इसका प्राइस बढ़ा रहे हैं तो इसका डिमांड बढ़ जा रहा है, इसका रिलेशन क्या हो सकता है, इसका रीज़न क्या हो सकता है, क्या है, एक्स एंड वाई आर सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्यों, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, ये अगर टी है तो ये कॉफ़ी है। ठीक है, अगर हम इसका दाम बढ़ाएंगे तो इसका डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, लोग टी पीना छोड़ देगा, लोग कॉफ़ी पीना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इसका ये सही आंसर है। बाकी सब भी हम एक बार रीड कर लेते हैं। एंड एक्स एंड वाई आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, नहीं। वाई इज एन इन्फीरियर गुड, वाई एक्स इज ए नॉर्मल गुड्स, नो, नन ऑफ द अबव। ये तीनों ही हमारे ऑप्शन गलत है, ये हमारा ऑप्शन सही है। यहाँ पे दिया भी हुआ है एक्स एंड वाई आर सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, वो टी एंड कॉफ़ी वाला केस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, व्हेन what will be the elasticity of demand curve that is horizontal line parallel to x axis। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि हमारा डिमांड कर्व अगर ऐसे पैरेलल जा रहा है, एक्स एक्सिस के पैरेलल जा रहा है, ये वाई एक्सिस होता है हमारा, ये एक्स एक्सिस, तो हमारा डिमांड कर्व क्या शो करना चाह रहा है, तो हमारा डिमांड कर्व इन्फिनिटी शो कर रहा है। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू ये वाला केस शो कर रहा है। ठीक है, इन्फिनिटी। ठीक है, ये हमारा शो करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे हमारा आंसर दिया है इन्फिनिटी। ठीक है, मतलब इस पर कोई भी असर पड़े, ठीक है, हमारा ये यही इतना ही रहेगा। ठीक है, उतना ही रहेगा, ये चाहे जितना भी रहे। ठीक है, what is the value of elasticity of demand on rectangular hyperbola demand curve। ठीक है, elasticity of demand हम जब हाइपरबोला रेक्टेंगुलर डिमांड कर्व पे बनाते हैं तो क्या होता है, वो यूनिटी होता है। ठीक है, यूनिटी में ही हमारा चलता है। ठीक है, हमारा यूनिटी रहता है, तो यहाँ पे आंसर भी आपका दिया है यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एज वी मूव अलॉन्ग अ डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। मतलब अगर ये देखो यहाँ पे दिया है कि अगर आप राइटवर्ड, ये लेफ्ट से राइट तरफ की तरफ डाउनवर्ड स्लोप कर रहे हो तो वहाँ पे क्या चेंज हो रहा है। ठीक है, वहाँ पे क्या चेंज होने की कोशिश कर रहा है, ये बता रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक डिमांड कर्व आपका दिया है, आप राइटवर्ड शो कर रही है, ऐसे होगा रेक्टेंगुलर। ठीक है, आप नीचे की तरफ मूव कर रहे हो तो वहाँ पे बता रहा है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, रिमेन्स अनचेंज, क्या वो अनचेंज ही, और नहीं, ऊपर से नीचे आ रहा है, वो चेंज हो रहा है। गोज ऑन फॉलिंग, इसका मतलब है ये कम हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर है। गोज ऑन राइजिंग, नहीं, ये गलत है। फॉल्स इनिशियली देन राइजेस, क्या एक साथ कम हो जाएगा फिर बढ़ जाएगा, नहीं, ये भी गलत है हमारा। ठीक है, तो ये तीनों हमारा गलत है। हमारा सही आंसर है गोज ऑन फॉलिंग, वो लगातार क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। ठीक है, अगर ऊपर से नीचे लगातार आ रहा है तो वो कम हो रहा है, यानी ठीक है, हमारा शिफ्ट इस वर्ड कर रहा है तो वो लगातार क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, additional utility derived from the consumption of a additional unit of a commodity is called। हर एडिशनल यूनिट के साथ हमें जो सेटिस्फैक्शन मिलती है, एक बिस्किट के पैकेट खाएं फिर दूसरा बिस्किट का पैकेट खा रहे हैं, तो हर एक पैकेट के साथ जो हमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उस सेटिस्फैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उस सेटिस्फैक्शन को हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। एवरेज यूटिलिटी नहीं बोलते हैं, टोटल यूटिलिटी भी नहीं बोलते हैं, नन ऑफ द अबव होगा ही नहीं, क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी हमारा सही आंसर है, हमारा मार्जिनल यूटिलिटी है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा।